आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से भागे तीनों बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। 2 पश्चिम बंगाल से पकड़े गए और एक महिला धनबाद से पकड़ी गई है। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से 2 को गिरफ्तार किया है और एक महिला को धनबाद से पकड़ा गया है। वहीं ट्रेन से दिल्ली जाने की तैयारी में थी इन बांग्लादेशियों के भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में इन्हें पकड़ा गया था और इन्हें हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, जहां से कल ये फरार हो गए थे। इन बांग्लादेशी नागरिकों के भागने के बाद डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है, किसकी यह लापरवाही है और क्या कार्रवाई अब तक इन पर हुई है? बिल्कुल, बात की जाए तो डिटेंशन सेंटर में जिस तरह से ये तीनों बांग्लादेशी फरार हुए, उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठता है कि आखिर किस तरह की सुरक्षा थी कि जिस वजह से वहां पर ये जो बांग्लादेशी जो विदेशी लोग हैं उन्हें रखा गया था और वो वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि मामले में तमाम जो आरोपी हैं, जो भी फरार थे, रीना खान, उसमें से अख्तर, खुशी, निपा और मोहम्मद नजमुल हंग, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 2 को जो है वो पश्चिम बंगाल से सीमा से गिरफ्तार किया गया, तो वहीं एक जो है वो मुंबई हावड़ा दिल्ली ट्रेन पर सवार हो गई थी, जिसे कि धनबाद से गिरफ्तार किया गया है। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन जवाबदेही भी बनती है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़ता है कि आखिर डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा में चूक हुई कैसे और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर विभागीय जांच जो है वो चल रही है और जिसके रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि जैसे ही जांच पूरी होती है उसके बाद जो भी दोषी पदाधिकारी या कर्मी वहां पर मौजूद होंगे उनके खिलाफ जो है जांच जरूर की। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेके बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और राज्य के कटहल मोड़ के पास कुछ ऑटो चालकों ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों पर लात घूंसे से हमला कर दिया और ईंट से मारकर सिर फोड़ दिया। पुलिस वाले की पिटाई का लाइव वीडियो भी देखिए सामने आया है, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस मामले में आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए हैं। हालांकि इनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। रांची पुलिस पर जानलेवा हमला, सिपाही पर बरसाए ईंट पत्थर, लात घूंसी से पुलिस की पिटाई, बीच सड़क पर जमकर लड़ाई। जरा गौर से देखें इन चेहरों को। आरोपी नंबर 1, 2 और 3, ये वो खौफनाक लोग हैं जिन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। सरेआम सड़क पर पुलिस की पिटाई की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक आरोपी सिपाही को पीट रहा है तो दूसरा आरोपी वर्दी वाले पर लात घूंसे बरसा रहा है। तीसरा एक बड़ी सी ईंट उठाकर सिर पर दे मारता है, जिससे पुलिस वाला लहूलुहान होकर सड़क किनारे अचेत गिर पड़ता है। पुलिस पर हमले की ये तस्वीर राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र से सामने आई। सोमवार को दलादली ओपी इलाके के कटहल मोड़ के पास ट्रैफिक पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात थे। कई ऑटो ड्राइवर सड़क पर बेतरतीब तरीके से गाड़ी खड़ी कर सवारी का इंतजार कर रहे थे और तभी पुलिस वालों ने ऑटो चालकों से गाड़ी को रोड से हटाकर किनारे लगाने की बात कही। जब वो नहीं सुने तो पुलिस वाले एक ड्राइवर को पकड़कर चेक पोस्ट ले जाने लगे और तभी उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। एक पत्थर चलाते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जवान अभी ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ पैंट और ग्रे रंग की टी-शर्ट में दिख रहे आरोपी ने जैसे ही एक बड़ी सीट उठाकर सिपाही रोहित गंझू के सिर पर मारी, रोहित गंझू वहीं पर गिर पड़ा। इतने में दूसरे आरोपी पुलिस वालों से हाथ छुड़ाकर मौके से भाग निकले।
लेकिन हम लोगों ने लोकल थाने में इस विषय पर FIR दर्ज करेंगे और उसके आलोक में फिर जो भी इन्वॉल्व हैं उस घटना में उसकी गिरफ्तारी होगी। रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली भी मानते हैं कि आए दिन ट्रैफिक जवानों के साथ विवाद और झड़प की घटना होती रहती है, लेकिन रविवार की घटना झकझोर देने वाली है। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दलदली ओपी में मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में डीजीपी ने एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ये कहा कि ये हमला ट्रैफिक सिपाही पर नहीं बल्कि सरकार और पूरे महकमे पर है। सिपाही पर हमला नहीं है, वो सरकार पर हमला है। क्योंकि हमारा जो पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक का सिपाही, अभी ट्रैफिक का एक वीडियो देख रहे थे, जो ट्रैफिक का सिपाही बेचारा दिन रात मेहनत करके सड़क पर नियम को बरकरार कर रहा है, व्यवस्था को लागू कर रहा है, यदि उस पर हमला होता है तो वो मेरे ऊपर हमला है, वो सरकार पे हमला है। हमको इस रूप से लेते हैं और हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर। ये मेरा आपसे वायदा है। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, वो थाने पर हमला करने वाले हों चाहे ट्रैफिक सिपाही पर हमला करने वाले, मैंने अभी एसएसपी रांची को बोला है कि इन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, इस पूरे मामले पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर हुए हमले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर ये सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस पर हमला करने वाले कब तक गिरफ्तार होंगे। चेहरा सबका दिख रहा है, तब गिरफ्तारी में देरी आखिर क्यों हो रही है? क्या बदमाशों पर लगाम लगाने में पुलिस फेल है? झारखंड में पुलिसकर्मियों पर क्यों हो रहे हैं हमले? बेड़ो लापुंग में हुए हमले में क्यों नहीं इससे सबक लिया गया? बदमाशों को कानून का अब भी खौफ नहीं है। आखिर ये खौफ क्यों नहीं है? पुलिस कहां चूक रही है? तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। देखिए, इसी बीच आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता देते हैं, जहां झारखंड हाई कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका हुई है और राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई आज होनी है। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का ये पूरा मामला सामने आया है। चाईबासा कोर्ट ने सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। 26 जून को चाईबासा कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सुनवाई से पहले हाई कोर्ट गए हैं राहुल गांधी, तो अमित शाह के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की, जिसे लेकर के ये मामला दर्ज किया गया और अब कहा यह जा रहा है कि 26 जून को चाईबासा कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। सशरीर उपस्थित होने का आदेश राहुल गांधी पर जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, राहुल गांधी को लेकर के याचिका पर सुनवाई आज होनी है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? देखिए, राहुल गांधी निचली कोर्ट से जो उन्हें राहत नहीं मिली है, उस राहत को लेने के लिए उम्मीद से पहुंचे हैं झारखंड हाईकोर्ट। और झारखंड हाईकोर्ट में उन्होंने बाकायदा जो है चाईबासा कोर्ट से जो उनके खिलाफ जो कह सकते हैं कि सशरीर उपस्थित होने का आदेश था, नहीं हो पाए और नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है। राहुल गांधी उसी राहत को लेकर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे और यहाँ पर सेक्शन 205, देखिए सेक्शन 205 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट जारी हुआ है और अगर वह उपस्थित होने में या थोड़ा सा उसमें राहत चाहता है और अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होना चाहता है, तो राहुल गांधी वही राहत चाईबासा कोर्ट से भी मांगे थे, लेकिन वहां राहत नहीं मिली। झारखंड हाईकोर्ट में सेक्शन 205 के तहत राहत मांग रहे हैं कि अगर वो रांची नहीं आ सकते हैं सशरीर, तो वकील के माध्यम से कम उपस्थित होने की छूट उन्हें दी जाए। तो राहुल गांधी की ओर से याचिका दाखिल की गई है और अब उन्हीं की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई। ठीक है, आप नजर बना के रखिए संजय, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मोदी सरकार के 11 साल पर कार्यक्रम रांची में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। बीजेपी कार्यालय में ये प्रदर्शनी लगी है। मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की जाएंगी। तो 11 साल में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कौन कौन से कार्य किए, समाज के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए, इसे लेकर के मंत्री स्मृति ईरानी आज लगातार लोगों से संवाद करेंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में इसको लेकर के प्रदर्शनी लगी है, मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की जाएगी। कल जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने मोदी कार्यकाल को गिनाया। मोदी कार्यकाल में जो तमाम काम हुए उसे उन्होंने गिनाया। समाज के कल्याण को लेकर के उन्होंने जो मोदी सरकार की तरफ से कार्य किए गए उसे गिनाया कि गरीबों को कैसे गरीबों का उत्थान किया गया, सुरक्षा में आने वाले वक्त में कैसे और बढ़ोतरी मोदी सरकार के कार्यकाल में की गई। इसके साथ ही साथ धारा 370 की बात उन्होंने की, ऑपरेशन सिंदूर की बात उन्होंने की। और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मोदी सरकार के कार्यकाल में किए गए काम को गिनाएंगी। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर राज्य भर में यहाँ पर उत्साह का माहौल है। और राजधानी रांची की बात करें तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज जो है कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और देख सकते हैं कि कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आज चूंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आ रही है तो जाहिर है कि कार्यक्रमों का दौर थोड़ा लंबा रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकायदा जो आज तमाम जो यहाँ पर नेता कार्यकर्ता प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे तो यहाँ पर सीधे जो है कई कार्यक्रमों की तैयारी की गई है। सीधे आपको लिए चलते हैं कि रेड कारपेट जो आप देख रहे हैं रेड कारपेट पर ही चल कर आएंगे, चूंकि बड़ा दिन है और केंद्र सरकार के तमाम फैसले, केंद्र सरकार किन चुनौतियों से गुजरी है और उपलब्धियां क्या क्या हैं उनको बताने की कोशिश होगी। लेकिन इसको लेकर देखिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आपको दिखा दें कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हर व्यक्ति अपने काम में लगा है और काम को दिखाने की कोशिश है, साथ ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी में जो वास्तव में उत्साह का माहौल है तो उत्साह का माहौल क्यों है। केंद्र सरकार अगर 11 साल से सत्ता में है केंद्र में तो क्यों है, सरकार फैसले ले रही है तो जनहित में क्यों है, और सरकार जो तमाम फैसले ली है केंद्र सरकार की ओर से उन फैसलों को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में दिखाने की कोशिश की गई है। जाहिर है कि जब यहाँ शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है तो जाहिर है कि जनता के बीच भी इसे ले जाने का प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 11 साल में प्रधानमंत्री की तरफ से जो किए गए कार्य हैं उसे गिनाने की कोशिश तमाम बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से की जा रही है। एनडीए सरकार के 11 साल पर बीजेपी जहां जश्न मना रही है तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। ये 11 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का इसी रूप में जाना जाएगा कि उन्होंने पूरी सरकार और विशेष करके मोदी जी ने जनता को छलने का काम किया, उनके भरोसा को तोड़ने का काम किया, देश में असमानता लाया, जो भेदभाव की राजनीति की, ये सब तमाम बातों के लिए मोदी के 11 वर्ष जाने जाएंगे। झारखंड में सोमवार शाम के 6 बजे से सभी नदी घाटों से बालू उठाव पर पूरी तरह रोक लग गई है। यहां पाबंदी 15 अक्टूबर तक लागू रहेगी और इस दौरान राज्य के किसी भी नदी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकेगी। लोग झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के स्टॉक से बालू ले सकेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जेएसएमडीसी के पास 83 क्यूबिक फीट बालू का स्टॉक उपलब्ध है जिसे आम लोगों की जरूरत के लिए जारी किया जाएगा। बालू के खनन पर रोक का फैसला राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश के तहत किया गया है। हर साल 10 जून से 15 अक्टूबर तक झारखंड के सभी नदी घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगाई जाती है। आपको ये भी बता दें कि ये फैसला मानसून के दौरान नदी घाटों की पर्यावरण का प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। राज्य के नदी घाटों से आज 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू की निकासी पर साफ रोक लगा दी गई है। एनजीटी के ताजा आदेश के बाद 15 अक्टूबर तक तमाम नदी घाटों से बालू की निकासी पर रोक रहेगी। लेकिन बता दें कि अगर आपको इस दौरान बालू खरीदना है तो आप जीएसएमडीसी के जरिए बालू खरीद सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अभी भी जीएसएमडीसी के पास 83 लाख सीएफटी बालू स्टॉक के रूप में जमा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो निकासी पर रोक लग गई है उसको देखते हुए पहले ही बालू अपने पास स्टॉक कर लिया था। अब कुछ लोग ऐसे भी जानकार हैं जो कहते हैं कि नहीं, बालू का बेहतर विकल्प भी है, आपको बालू के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही एक स्थानीय व्यक्ति है, बालू का विकल्प क्या है?
भालू का विकल्प है कि अगर हम एम सैंड का यूज करें वो बहुत अच्छा विकल्प है, काहे कि जो पहाड़ का जो डस्ट होता है ना, उससे उसका अगर हम 50% और 50% बालू का यूज करें वो बहुत अच्छा विकल्प है। बता दें कि बरसात के दिनों में नदी अपना काम करती है, नदी बहाव होता है और बहाव के जरिए तमाम नदियां जो बालू को बहाकर अपने साथ लाती हैं, किनारे लगा देती हैं। बालू का जो संग्रहण होता है उसी बालू को हम आप इस्तेमाल करते हैं। तो बरसात भर नदियों को अपना काम करने दें। नदियां जब बालू का संग्रहण कर लेगी तो 15 अक्टूबर के बाद से जब एनजीटी का आदेश खत्म होगा उसके बाद से एक बार फिर नदी घाटों से बालू की जो उठाव है, निकासी है, वो हो सकेगी। कैमरामैन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। एनजीटी के आदेश के बाद रामगढ़ जिले से बालू के उठाव पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और ये आदेश 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि रामगढ़ जिला प्रशासन ने विभिन्न योजनाओं में बालू के इस्तेमाल के लिए जिले के कुल 9 स्थान पर बालू भंडारण स्थल केंद्र बनाया है, जहां से लोग वैध तरीके से बालू खरीद सकेंगे। एनजीटी के आदेशानुसार नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसी क्रम में उपायुक्त महोदय द्वारा भी आदेश जारी किया गया है। सभी अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि इस क्रम में पूरी तरह से निगरानी रखेंगे कि किसी भी प्रकार से इन अवैध उत्खनन स्थल से उत्खनन न होने पाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के बाद रामगढ़ जिले के विभिन्न नदियों से बालू के उठाव पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। यह रोक 10 जून से अगले 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं दामोदर की सहायक नदी के पास। यहां पूर्णतः सन्नाटा है। विभिन्न योजनाओं में बालू के इस्तेमाल को लेकर कुल 9 स्थानों पर बालू भंडारण स्थल यहां पर बनाया है, जहां से लोग वैध तरीके से बालू का उठाव करके योजनाओं में लगा सकेंगे। पतरातू प्रखंड में कुल 5 स्थानों पर, रामगढ़ और मांडू प्रखंड में एक स्थान पर और गोला प्रखंड में 2 स्थानों पर बालू भंडारण स्थल बनाया गया है, जहां पर लोग वैध तरीके से बालू को भंडारणकर्ता से खरीद सकेंगे और योजनाओं में उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिला खनन पदाधिकारी इसके हेड बनाए गए हैं, जो विभिन्न बालू घाटों पर जाकर के प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे और अवैध बालू के उठाव पर पूर्णतः रोक लगाएंगे। एनजीटी के लागू होने के बाद देख सकते हैं नदियों में पूरे तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि वैध तरीके से बालू लेने के लिए रामगढ़ जिला प्रशासन ने कुल 9 स्थानों पर बालू भंडारण स्थल बनाया है, जहाँ से वैध तरीके से बालू की जा सकेगी। चलिए एक अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य के राजकुमार और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। सोमवार को लंदन में आयोजित एक भव्य समारोह में आईसीसी ने इसकी घोषणा की। धोनी के खेल के सबसे महान फिनिशर और बेजोड़ रणनीतिक कौशल वाले नेता के रूप में सम्मानित करते हुए आईसीसी ने कहा कि उनकी उपलब्धियां संख्याओं और आंकड़ों से कहीं बढ़कर है। बीसीसीआई ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई भी दी है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी का करियर शानदार रहा है। 17,266 रन बनाने के साथ विकेट के पीछे 826 शिकार किए हैं। टेस्ट, वनडे और टी20 में कुल 538 मैच धोनी ने खेले हैं और इस दौरान धोनी की कप्तानी में भारत 2007 में टी20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का विजेता रहा। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी धोनी ने दिलवाया। धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 11वें क्रिकेटर हैं। के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम दिया है, यानी क्रिकेट का सबसे बड़ा सम्मान। धोनी यह सम्मान पाने वाले भारत के 11वें क्रिकेटर हैं और हम इस समय राजधानी रांची में, जहां धोनी का आवास है, हरमोह स्थित आवास देख सकते हैं कि जहां पर धोनी के अलग अलग स्टाइल हैं। क्रिकेट के शॉट को धोनी ने अपने घर की दीवारों पर लगाया हुआ है और जिस तरीके से शॉट बता रहे हैं कि धोनी का क्रिकेट में जलवा अभी भी कायम है। और बता दें कि धोनी का जब से
आईसीसी की ओर से ये सम्मान देने की घोषणा हुई है, तो उसके बाद से राजधानी रांची में हरमू में जहां धोनी का बंगला है, आसपास जो क्रिकेट के फैन हैं लगातार आ रहे हैं। धोनी को मिला ये तो बहुत बड़ा हम लोग खुशी की बात है, हम लोग का राज्य के गर्व की बात है कि हम लोग रांची में धोनी 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 गर्व होता है, गर्व हो रहा है हम लोग को बहुत ज्यादा कि धोनी हम लोग के राज्य के हैं। हम लोग पहचान मिलता है कि रांची शहर धोनी के नाम से ही जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में। इसको धोनी 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 धोनी। क्रिकेट में धोनी का जो कद है महज एक खिलाड़ी का नहीं है, बल्कि वो चेहरा जिसने हमेशा रांची के साथ झारखंड और देश का नाम ऊंचा किया है। और अब जब आईसीसी की ओर से ये घोषणा की गई है कि धोनी को जो हॉल ऑफ फेम है 2025 के लिए देने की घोषणा हुई है, उसके बाद से रांची में धोनी को लेकर दीवानगी एक बार फिर बढ़ी हुई नजर आ रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जेडीयू विधायक सरयू राय ने सरमचोली फ्लाईओवर के लिए सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है और ये कहा कि विकास के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो राजनीति से ऊपर उठकर बात करे। तेजी से करा दिया। अगर किसी को इससे कोई दिक्कत है तो उसका समाधान सरकार करे। इसको राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिए। पक्ष विपक्ष का मामला तो ये है ही नहीं। कहीं शिकायत जनता के बीच से आ रही है, सरकार उसका समाधान करे, और नहीं तो कोई विपक्षी दल खुद उनकी तरफ से खड़ा होके इस मामले को उठाना चाहता है तो खुलकर सामने आना चाहिए। और गिरिडीह से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। आपको बता दें कि धारगुल्ली गांव में घुसे हैं हाथी। घर में हाथियों ने उत्पात मचाया है। आपको बता दें कि घर में हाथियों ने कई घरों को ध्वस्त किया है। घर में रखा अनाज भी वो हाथी खा गए। वन विभाग से हाथियों को गांव से भगाने की मांग गांव वालों की तरफ से की जा रही है। बगोदर प्रखंड में हाथियों ने डेरा डाला है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, हाथियों का उत्पात जारी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लगातार ग्रामीण वन विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि हाथियों को वो गांव से भगाएं, क्योंकि लगातार हाथियों के उत्पात की वजह से गांव में काफी नुकसान हो रहा है। भितिया तोड़ दिए, टणिया में नहीं बार 3 साल से तोड़ रहा है और गाछा सब धसा दल सब खा गल है। सब इन्हें का 2 रोज के पहले धसे ले सब विद्या के गलती है, फिर अबरी करे। अब इतना कर्जा महाजन करके दे रहा है, ले दे के नहीं और करो ये दे यार सब धसा दे रहा है। तब की करके हाथी बाबा वो थे पैसा नुकसान करो थे, हमने के मिले ना, कर्जा करके गुजरे ना, कुछ होवे ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप बने रहिए।